Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning that Influences You by Avneet Kaur. Today we will study class 11th accountancy. In last class I taught you meaning of accounting, characteristics of accounting and functions of accounting. Today we will study objectives of accounting, concept of bookkeeping, accounting and accountancy. Bookkeeping, accounting and accountancy ये थ्री टर्म सिनोनिम्स हैं और उनके बीच माइनर डिफरेंसेस भी हैं. ये सब हम पढ़ेंगे इसमें. एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग. Objectives of accounting: to keep systematic record of business transaction. पहला ऑब्जेक्टिव हमारा to keep systematic record of business transaction. ये हमने जब मीनिंग पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और जब सबसे पहले हमने नीड पढ़ी थी अकाउंटिंग में, तो जो पहला टॉपिक था उसकी ये पहला मैंने पॉइंटर दिया था कि to keep systematic record of transaction. Complete record of business transactions helps to avoid the possibility of omission and fraud. For this purpose, all business transactions are recorded in journal or subsidiary book and then posted into ledger. मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वही पॉइंट यही है कि ऑब्जेक्टिव जो अकाउंटिंग है वो यही है, पर्पस यही था हमारा कि हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड हो अपनी हर एक ट्रांजेक्शन्स का, हर एक बिजनेस डीलिंग का, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स का जो रिकॉर्ड होगा उससे हमें बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन तो मिलेगी, साथ में कोई ओमिशन और फ्रॉड के चांसेस नहीं होंगे. और जो भी हम नेट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारा आएगा, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे लॉस, जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो वो बहुत एक्यूरेट होगा, कोई भी उसमें फ्रॉड के चांसेस कम होंगे. तो इसके लिए सबसे पहले जब हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में, जो बुक्स ओरिजिनल बुक्स है हमारी उसमें रिकॉर्डिंग करते हैं और देन हम पोस्टिंग क्लासीफाई करते हैं लेजर में. फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट है to calculate profit or loss. The second main objective of accounting is to ascertain net profit earned or lost suffered on account of business transactions during a particular period. For this purpose, trading and profit and loss account is prepared at the end of the accounting period. तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा वो ये है कि हम एसरटेन करें कि हमें पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड में एक साल के अंदर हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या हमने लॉस सफर किया है. तो हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू. ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, उस ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम कैलकुलेट करते हैं, एसरटेन करते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. फिर थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. The businessman must also know the financial health of business. For this purpose, after preparing the profit and loss account, a statement called balance sheet is prepared which shows the assets and their values on the one hand and liabilities on the other hand. क्या होता है, जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चल गया है तो हमारे लिए बिजनेसमैन के लिए उतना ही ऑब्जेक्टिव, मतलब उसका मेन पर्पस एक और होता है ऑब्जेक्टिव, कि हमें फाइनेंशियल हेल्थ पता चले, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है हमारी, कि जो भी हमने एसेट्स या लायबिलिटीज हमने, जैसे कि यहाँ मेंशन भी किया है मैंने, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड विच शोज द एसेट्स एंड देयर वैल्यूज ऑन द वन हैंड एंड द लायबिलिटीज ऑन द अदर हैंड. जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो एक साइड हमारी लायबिलिटीज होती है, लेफ्ट साइड, और राइट साइड हम एसेट्स मेंशन करते हैं. एसेट्स और लायबिलिटीज ये तो अलग अलग टर्म है. लायबिलिटीज वो होगी जो भी हमने उधार ली है, सिंपल लैंग्वेज में भी यहाँ पे ये समझिए आप. फिर जब भी मैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जब आएगा बेसिक टर्मिनोलॉजी, तब हम एक्चुअल में पढ़ेंगे कि क्या डेफिनेशन दी है, क्या मीनिंग है इसका. अभी समझने के लिए यहाँ पे इतना समझ लीजिए, जो लायबिलिटीज वो हो गई जो मैंने उधार में पैसा लिया, उधारी है जितनी मेरी, जो मुझे वापस करनी है. और एसेट कि जिसको बेच के मैं उस उधारी को दे सकती हूँ, वो मेरी प्रॉपर्टी होगी एसेट्स. और लायबिलिटीज एक तरीके के मेरे लोन्स, उधारी, जितने भी ये सब चीजें हैं जो मेरे बिजनेस की प्रॉपर्टीज नहीं है, वो सब लायबिलिटीज हो गई. ठीक है, ये बेसिक अभी समझने के लिए समझ लीजिए. अभी हम इसको, इस टर्मिनोलॉजीज को भी पढ़ेंगे और कैसे कैलकुलेट होती है कैसे मेंटेन स्टेटमेंट करते हैं बैलेंस शीट का, ये सब भी हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे. तो ये थे हमारे 3 और फर्दर टॉपिक्स. नेक्स्ट fourth objective, to provide informations to various parties. Another main objective of accounting is to communicate the accounting information to various interested parties like owners, investors, creditors, banks, employees and government authorities. The information helps them in taking sound and judicious decisions about the business. जो भी हमारी बैलेंस शीट है, हमारा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है हमारे पास अपनी बिजनेस का,
वो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करती है इंटरेस्टेड पार्टीज को। अगर हमें फ्यूचर में हमें बैंक से लोन लेना है तो वो बैंकर्स हमारा रिकॉर्ड जरूर देंगे, ऐसे ही हमें 1 CR का वो लोन नहीं दे देंगे। वो ये देखेंगे कि क्या पार्टी कैपेबल है उस लोन को रिटर्न करने के लिए विद इंटरेस्ट कि नहीं। तो ये सब जो रिकॉर्ड्स है, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारी फर्म की बैलेंस शीट, ये सब जब रिकॉर्ड्स चेक करेंगे कि लीगली सब कुछ हो रहा है कि नहीं, क्या पोजीशन है इनके बिजनेस की, ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और ये इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड्स हैं ये हेल्प करते हैं हमें लोन लेने के लिए। अगर कोई भी पर्सन किसी फर्म में पैसा लगाना चाहता है या उसका पार्टनर बनना चाहते हैं या हम किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो हम देखेंगे क्या वो कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में। ऑब्वियसली हम प्रॉफिट वाली कंपनी में ही पैसा लगाएंगे, फर्म में लगाएंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन, जो रिकॉर्ड्स हैं, जो बैलेंस शीट है, ये सब हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि वेरियस पार्टीज को जो भी उस बिजनेस का पार्ट बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए भी है। अगर हम इनकम टैक्स जो भी पे करते हैं वो हमने प्रॉफिट जो भी हमने इनकम अर्न की उस बेसिस में, तो इनकम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे ना कि जब हमारे पास प्रॉफिट होगा, हमें सब रिकॉर्ड्स होंगे कि हमने कितना परचेज, सेल, कितना प्रॉफिट अर्न किया, लास्ट में हमें कितना पैसा अर्न किया, कितना प्रॉफिट अर्न किया, वो हमारी जो इनकम होगी हम उस बेसिस पे देंगे। कल को फर्दर फ्यूचर में कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही या कोई भी ऐसा कुछ हुआ कि हमें कोर्ट में कुछ एज अ एविडेंस भी हम दिखा सकते हैं कि कोई केस चल रहा है हमारे फर्म पे, कंपनी में, हमारे बिजनेस पर, तो हम एज अ एविडेंस भी अपने रिकॉर्ड्स शो कर सकते हैं। तो जो ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है काफ़ी इंटरेस्टेड पार्टीज को बहुत सारी, और एक हेल्प करता है एक बिजनेसमैन को एक प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए। फिर 5th पॉइंट है हमारा टू एसरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। मान लो मैं 5 साल से बिजनेस रन कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है, मैंने 5 ईयर पहले स्टार्ट किया था, और आज की डेट पे अगर मैं देखूँ कि 5 साल में मेरे बिजनेस ने कितना ग्रो किया है, तो वो जो सारे रिकॉर्ड्स हैं, मैंने प्रॉफिट पहले साल, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का अगर मैं कंपेयर करूँ कि मैंने कितना अर्न किया है, कितने रिसोर्सेज मैंने यूटिलाइज किए हैं, कहाँ मेरी कॉस्ट कम हुई है, इंक्रीज हुई, ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है मैं देखने के लिए कि कितना ग्रो किया, किस स्केल से मैंने ग्रो किया है। लास्ट पॉइंट है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। जब हम रूटीन बेसिस पे, क्योंकि जब भी जर्नल में एंट्रीज होती है हमारे ट्रांजेक्शन्स की, वो रूटीन बेसिस पे होगी, डेली मैंने कितना परचेज, सेल, क्या एक्सपेंसेस हुए, क्या लॉस हुए, हमें कोई फर्नीचर आया, कोई गुड्स आए, कुछ भी तरीके की जो भी बिजनेस रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं वो डेली बेसिस पे होता है। रूटीन वर्क है, क्लरिकल वर्क है। तो जब ये सब होता है तो जो भी चांसेस होते हैं एरर के वो डिटेक्ट हो जाते हैं, फ्रॉड्स। और जब हम बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं तो हमारे एसेट एंड लायबिलिटीज ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं आ रहे तो इसका मतलब कहीं ना कोई कुछ एरर है, या तो हमने कोई एंट्री नहीं की, या उसका प्रॉपरली हमने लेजर में पोस्ट नहीं किया, कहीं ना कोई हमने एरर किया है, या फिर कोई फ्रॉड हुआ है। तो ये सब हेल्प करता है हमें प्रिवेंट करने के लिए और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है कि यहाँ पे ये एरर या फ्रॉड हुआ है। तो ये था हमारे पहला टॉपिक आज को, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग। अब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे बुक कीपिंग होती क्या है, क्या कंसेप्ट है इसका। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग एक आर्ट, एक टेक्निक है रिकॉर्ड करने की बुक्स ऑफ अकाउंट में मॉनेटरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो भी हुए हैं उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाए बुक्स में, यानी कि जर्नल में। वो जो टेक्निक है उसे हम बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज। हम क्या क्या एक्टिविटी करते हैं बुक कीपिंग के अंदर, क्या क्या करना होता है। हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजेक्शन को फाइनेंशियल नेचर के, फिर उसको ट्रांजेक्शन को हम मेजर करेंगे मनी के टर्म पे, फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिसको हम बोलते हैं जर्नल बुक, जर्नल, एंड फिर हम उसको क्लासीफाई करेंगे इनटू लेजर। हम फिर उसकी पोस्टिंग कहाँ करेंगे, लेजर में करेंगे। पहला क्या है हमारा, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर फ्रॉम अमंग्स द वेरियस ट्रांजेक्शंस। जितने भी हमने ट्रांजेक्शंस किए हैं बिजनेस में उसमें से जो भी फाइनेंशियल नेचर के उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी आइडेंटिफाइड करेंगे, मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। थर्ड है रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल में हम इसकी एंट्री करेंगे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। फिर क्लासीफाई, फिर उनकी पोस्टिंग करेंगे हम लेजर में।
द बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर एंड can be performed by persons having limited knowledge of accounting. अगर उसके पास अगर उसको मेन बेसिक नॉलेज है किसी भी पर्सन को अकाउंटिंग की, उसको पोस्ट मालूम है जर्नल एंट्री और लेजर कैसे मेंटेन करते, तो वो इंसान बुक कीपिंग का काम कर सकता है. उसके लिए हमें बहुत क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत नहीं, और ये रूटीन वर्क होता है. जैसे कि नॉर्मल बिजनेसमैन जितने भी होते हैं सब ने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी होती, पर उनको मालूम होता है कि कैसे मेंटेन करना है. नॉर्मल इंफॉर्मेशन से रिकॉर्ड कर लेते कि हमने इतनी परचेज की, इतनी सेल की, आज मैंने इतनी सेल हुई है, इतना प्रॉफिट हुआ है मुझे और इतना लॉस हो गया मुझे. ये सब चीज़ें वो मेंटेन कर लेते हैं. तो ये जो बेसिक जो भी डेली के ट्रांजेक्शन हम मेंटेन करते हैं उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग. हमने जब मीनिंग पढ़ा था अकाउंटिंग का, उसमें था ना आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग उसमें हमने पढ़ा था मीनिंग में कि इट इज़ एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. तो जो आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, ये जो 3 स्टेप्स पढ़े थे, 3 फंक्शंस हमने पढ़े थे. तो ये जो 3 फंक्शन जो होते हैं, ये जो पार्ट होते हैं वो बुक कीपिंग के पार्ट होते हैं, जो बेसिक फंक्शन है हमारी अकाउंटिंग के. पहले आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स को, फिर उनको रिकॉर्ड करना है, देन क्लासीफाई करना. जब ये तीनों स्टेप्स एक साथ होते हैं तो हम बोलते हैं बुक कीपिंग हुई है. अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स. हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, फिर हमने रिकॉर्ड किया, देन हमने क्लासीफाई किया. तो जो लेजर तक का काम है, पहले ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल कैरेक्टर वाले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने से रिकॉर्ड करना और पोस्ट करना लेजर तक, ये कितना काम, ये जो काम है ये है बुक कीपिंग का. इसके बाद जब हम समराइज करते हैं तो समराइजिंग का काम हमारा स्टार्ट होता है अकाउंटिंग. जब हम समराइज करने लगते हैं तो वो पार्ट किसका हो जाता है, अकाउंटिंग का. जैसे बुक कीपिंग एंड हुई वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट हो गई. तो इसकी 3 एक्टिविटीज होती. पहली, समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. जो भी हमने ट्रांजेक्शन क्लासिफाइड कर लिए थे, अब हम उसको समराइज कर रहे हैं. समराइज करना यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं. फिर हम करते हैं एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट्स. इन अदर वर्ड्स द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. फिर जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया एंड बैलेंस शीट मेंटेन कर ली, तो अब हम जो भी वो क्या है, हमें एनालाइज और इंटरप्रेट कर रहे हैं. हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उसमें से ले रहे हैं, जो भी हमारी ज़रूरत की इंफॉर्मेशन है. थर्ड, कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी. और फिर जो भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमारी कहाँ से मिलती है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से. फिर जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होती है वो कम्युनिकेट करती है. हमने लास्ट में भी पढ़ा था कम्युनिकेशन वाला, जब अभी ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे. तो ये हमारी अकाउंटिंग हो गई. थर्ड कंसेप्ट है हमारा अकाउंटेंसी. It refers to a systematic knowledge of accounting concerned with the principle and techniques which are applied in accounting. It tells us how to prepare the books of accounts, how to summarize the accounting information, and how to prepare the books of accounts, how to summarize the accounting information, and how to communicate it to the interested parties. According to Kohler, accountancy refers to the entire body of theory and practice of accounting. Basic difference, basic meaning जो accountancy का है कि वो सारे principles और techniques जिनका use करके हमने book keeping और accounting की, उसे हम बोलते हैं accountancy. हमने पढ़ा था characteristics में कि accounting is an art as well as science. Science क्यों है? क्योंकि वहाँ पे हमने पढ़ा था साइंस का क्या मतलब था. ये होता है ना कि प्रिस्क्राइब्ड हमारे पास प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर होते हैं. ठीक इसी तरीके से अकाउंटेंसी में भी यही है कि हमारे अकाउंटेंसी का मतलब ये है कि जो सिस्टमैटिक नॉलेज है, जो भी हमारे पास प्रिंसिपल और टेक्निक्स जो भी हमें स्पेसिफाइड किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इनके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं. तो इनके बेसिस में हम सारी जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड करा है हमने अपने जर्नल में. फिर उसके इन्हीं प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं और इन्हीं प्रिंसिपल के बेसिस पे हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. तो जो अकाउंटेंसी का मेन काम है कि वो हमें बताता है कि किस तरीके के ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, पोस्ट करना है और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है. तो ये थे बेसिक 3 कंसेप्ट, और ये तीनों कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसको
अच्छे से समझिए, इनके डिफरेंस को लिखिए कि क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, और अगर कोई डाउट आता है इन तीनों कंसेप्ट से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। लास्ट टॉपिक आज का है हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द मेन पर्पस ऑफ दिस अकाउंटिंग इज टू ascertain प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जो हम अकाउंटिंग क्लास 11th में भी पढ़ रहे हैं ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। हम यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। इसका मेन पर्पस होता है इस अकाउंटिंग का कि हम एसरटेन करें, हम कैलकुलेट करें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ हमारे बिजनेस में और क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। सेकेंड है कॉस्ट अकाउंटिंग। The main purpose of this accounting is to ascertain total cost and per unit cost of goods produced and services rendered by a business. It also estimates the cost in advance and helps the management in exercising strict control over cost. जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसमें मान लो मेरी फैक्ट्री है, एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी फैक्ट्री है, प्रोडक्शन करती है पेन्स का, तो मैं ये देखूंगी एक पेन प्रोड्यूस करने के लिए मेरी कितनी कॉस्ट आ रही है, और मैं ये भी एसरटेन करूंगी अगर मैं 1 लाख पेन पूरे साल भर में प्रोड्यूस कर रही हूँ तो उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। तो इसका मेन पर्पस जो होता है इस अकाउंटिंग का कि वो पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को एसरटेन करती है, देखती है कि कितने अच्छे से हमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके और मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट कर सकती हूँ मैं उस पेन को प्रोड्यूस करने में, चाहे वो एक पेन की कॉस्ट क्या ज़्यादा आ रही है और टोटल कॉस्ट कम आ रही है, कि मतलब कितनी कॉस्ट कैसे मेंटेन करूँ मैं और क्या क्या स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लूँ ताकि मैं अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकूँ। जितनी ज़्यादा मैं अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करूँगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न करूँगी। थर्ड है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। द मेन पर्पस इज टू प्रेजेंट the accounting information in such a way as to assist the management in planning and controlling the operations of business. This include ratio analysis, budgetary control, fund flow statement, cash flow statement. जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है इस अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है कि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन दे ताकि वो प्लानिंग और कंट्रोलिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस के जो भी ऑपरेशन है, वो प्लान बना सके कि कैसे कैसे हम लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स को देख के एक साल में हमने जैसा भी परफॉर्मेंस दी उस बेसिस पे हम एस्टिमेशन लगाए कि इस बार हमें इससे ज़्यादा प्रॉफिट लेना है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना इंक्रीज होना चाहिए, हमारी कॉस्ट कितनी रिड्यूस होनी चाहिए, कैसे हम कैश को मैनेज करें। तो जब हम ऐसी इंफॉर्मेशन हमारी होती हैं जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग करनी होती है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू होती है। ये इसके लिए हमें बजटरी कंट्रोल प्रिपेयर करना है, रेशियो एनालिसिस, हमें पता होना चाहिए हमारा करंट रेशियो क्या है, हमारा लिक्विडिटी रेशियो क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या चल रहा है, कैश फ्लो, कैश का कैसे बैलेंस हो रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में पता चलता है कि हमने कितना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितना पैसा लगाया, फाइनेंस एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये 3 तरह की एक्टिविटीज होती है हमारी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इन सबको हम पढ़ते हैं। तो ये जो 3 चैप्टर सब आप वर्ड सुन रहे हैं, रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस वगैरह, ये सब हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। 12th में पार्ट बी में है ये सब चैप्टर्स। तो अभी सिर्फ मीनिंग समझना जरूरी है आप सबके लिए। फोर्थ टाइप है अकाउंटिंग का टैक्स अकाउंटिंग। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज यूज्ड फॉर टैक्स पर्पस इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। वो अकाउंटिंग जो टैक्स पर्पस के लिए यूज होती है वो टैक्स अकाउंटिंग है। जैसे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स। जब हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हो, सेल्स टैक्स, तो थोड़ी अकाउंटिंग जो भी होती है भाई थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, तो ऐसी अकाउंटिंग को हम टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। फिफ्थ और लास्ट अकाउंटिंग है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। The society provides the infrastructure and the facilities without which business cannot operate at all. अब क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ये सब देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड हो रहा है, लेबर आते, बिना लेबर के, बिना एम्प्लॉयज के क्या कोई बिजनेस सेटअप हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं ऑपरेट कर सकता। Hence the business also has a responsibility to the society. बिल्कुल बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम अगर फैक्ट्री अभी हम किसी सिटी के अंदर लगा दें तो कितना पॉल्यूशन होगा, जिससे कितनी हार्म होगी, हमारा इन्वायरमेंट के साथ साथ हमारी सोसाइटी हार्म होगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जहां हम आइडेंटिफाई, मेजर एंड कम्युनिकेट करते हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, जो भी बिजनेस हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी में। In social responsibility accounting technique have been developed for measuring the cost of these contribution and the benefit of society. हम इस social responsibility accounting technique में हम ये देखते हैं कि कितना cost contribution हो रहा है,
कितनी कॉस्ट लग रही है हमारी सोशल रिस्पॉन्स। अब हम आप सबने सुना होगा CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल हमारे गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला हुआ है कि जो भी प्रॉफिट कंपनीज अर्न करेंगी, ये सब वो लोग कुछ परसेंट सोसाइटी के लिए जरूर इन्वेस्ट करेंगी। 2%, 5% ऐसे कुछ रेशियो इंटरेस्ट दिए हुए हैं, उतना इंटरेस्ट उनको सोसाइटी को देना पड़ेगा। जो भी कॉस्ट वो हार्म कर रही है हमारी सोसाइटी को, उसको हम कैलकुलेट करते हैं और उस कॉस्ट को हम सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हमें लगाना होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। ये मेरी सेकेंड क्लास थी आज, क्लास 11th अकाउंटेंसी की, जिसमें हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कंसेप्ट्स ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इन टॉपिक्स में आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ये तीनों, स्पेशली ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के डिफरेंस भी आते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, और कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी कंसेप्ट ना समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए। और आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। Just a friendly reminder, if you think you can do it, you can. Believe in yourself. And yes, don't forget to subscribe and share the videos. Subscribe the channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और notification icon पे click करना मत भूलिएगा। Have a nice day. Thank you.